किसान हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। भारतीय किसान देश के लगभग 142 करोड़ लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। देश की आबादी में लगभग 70 करोड़ किसानों की हिस्सेदारी है और किसान देश की लगभग 142 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। इस कारण किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, जो देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं और किसी भी चुनाव में सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बीजेपी ने किसानों के लिए कौन कौन से वादे किए हैं। बीजेपी ने कहा है कि किसानों को सम्मान और सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने एमएसपी को कई गुना बढ़ाया है। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रूपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम और अधिक तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना को और मजबूत करेंगे। एमएसपी में बढ़ोतरी। हमने प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व बढ़ोतरी सुनिश्चित की है और हम एमएसपी में बढ़ोतरी जारी रखेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। हम एकीकृत योजना के लिए एक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च करेंगे और कोल्ड स्टोरेज जैसी कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों का आंदोलन कृषि क्षेत्र में गहरे संकट की घंटी बजा रहा है। भाजपा एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया संवेदनहीन और क्रूर रही है। किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। कांग्रेस ने कहा है कि वह एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी। किस पार्टी के चुनावी वादे किसानों को प्रभावित करेंगे और किसान किस पार्टी के चुनावी वादों पर भरोसा करके वोट कर चुके हैं, ये 4 जून को आने वाले चुनावी परिणाम से पता चल जाएगा। नमस्कार। किसे चुना जनता ने अपना नेता। हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम बताएंगे आपको हर खबर का सच सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार 2024 में देश का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया का शो, जहां हम बात कर रहे हैं पोल्स की, पॉलिटिक्स की और पॉलिसीज की। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव किस तरफ गया, कैसा रहा, उसके बाद किस तरीके के नतीजे निकल के आ रहे हैं, किस तरीके की राजनीति हुई और अब आगे किस तरीके की रणनीति, किस तरीके की राजनीति बननी चाहिए, यानी किस तरीके की पॉलिसीज भी होनी चाहिए। सरकार किस तरीके की चीजें लेकर के आए, योजनाएं, और उन चीजों कहाँ सुधार की संभावना है, क्या नई चीजें होनी चाहिए। अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर सेक्टर से, हर इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और फिलहाल मेरे साथ मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल जी। तो ये काफी खास सेगमेंट होने वाला है, बिकॉज ये बहुत ही नीश सेगमेंट है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की। उसी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वामसी उद्यागिरी जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है हेसा एंटरप्राइजेस के। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरोज महापात्रा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करा है, जिन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वुमेन के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्होंने काम किया है। कल भी सर हमारे साथ जुड़े थे वुमेन सेगमेंट में, और आज एग्रीकल्चर को लेके आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सत कुमार जी। नमस्कार सर। और रतन लाल डागा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार शायद से टेक्निकल ग्लिच कुछ है, एक बार मैं उनसे वापस से रिकनेक्ट होने के लिए बोल देती हूँ। एलेक्स सर, ओवर टू यू। ये आज के हमारे पैनलिस्ट हैं फॉर एग्रीकल्चर। जी, तो हम बात कर रहे हैं कृषि की, और एक बड़ा इशू होता है क्योंकि सबसे बड़ी जनता, सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है, और ये ही वो जनता है जो सबसे ज्यादा वोट भी करती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि शहरों में या टीयर 2 और टीयर 1 सिटीज में, मेट्रोज में तो बहुत कम लोग निकलते हैं बाहर, और वोटिंग परसेंटेज हमने कंपैरेटिवली हमेशा कम ही देखा है। लेकिन कृषि से जुड़े हुए लोग वो निकलते हैं और वो जरूर जाते हैं, क्योंकि गांव गांव में, और वहाँ संगठन की इंपॉर्टेंस होती है, राजनीति की इंपॉर्टेंस होती है,
और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और बल्कि वहां से बहुत सारे बड़े नेता निकल करके आए हैं पिछले कई एक दशकों में। लेकिन इधर अब चीजें थोड़ा सा कहा जाता है कि अब हेलीकॉप्टर नेता ज्यादा हो गए हैं, अब थोड़ा हाई फाई नेता ज्यादा हो गए हैं, तो दोनों चीजें हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं जो कि खेती किसानी से निकल करके आते हैं, और एक बार समझने की कोशिश करते हैं इस इंडस्ट्री से, इस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों से, कि वो कैसे देखते हैं कि आजादी से लेकर के अब तक पिछले 75 सालों में किस तरीके का रहा है रवैया सरकार का। क्योंकि बहुत सारी बड़ी रेवोल्यूशंस हुई हैं और उसके चलते बड़ी क्रांतियां, हरित क्रांतियां और उस तरीके की चीजों की हम बात करते हैं, और उससे बहुत कुछ बदला है। लेकिन अब आज के दौर में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके का एक रिव्यू है उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का। और शुरुआत करते हैं सरोज जी से। सरोज जी। सरोज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मेरा आवाज आ रही है? यस यस। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर। मेरा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही है, ओके, वेरी गुड। सो ये तो देखिए बहुत बड़ा एक एक्सपेक्टेशन है एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फार्म सेक्टर ग्रोथ लेके नया सरकार से। बिकॉज अगर थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में बात करेंगे, आज का दिन में देखिए नेशनल कॉन्टेस्ट में अगर बात करेंगे तो 100 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। इसका मतलब है कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले 100 मिलियन फार्मर्स हैं लगभग, विच इज 83% ऑफ द इंडियन फार्मर्स। तो 83% इज अ बिग नंबर एक्चुअली। और ये जो लोग हैं, ये जो फार्मर है, किसान है, 70% ऑफ द इंडिया का फूड सप्लाई को कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये लोग का बेसिकली जो हम लोग का सेंट्रल इंडिया ट्राइबल रीजन है, प्लस महाराष्ट्र है और बाकी स्टेट्स हैं, तो यहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं एक्चुअली। और एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर बात करेंगे तो 16% ऑफ द जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है। एंड ओवरऑल अगर मान लीजिए कि 7-8% ग्रोथ का अगर हम लोग प्लान करते हैं, तो बहुत सारा हमको लगता है कि पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में शायद काफ़ी डिफरेंटली करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो आज का दिन में अगर हम लोग थोड़ा सा क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज है उसको लेके अगर बात करें, जैसा 40% ऑफ द नेट सोन एरिया, मतलब जितना एरिया में खेती होता है आज का दिन में, उसका 40% ऑफ द नेट सोन एरिया लगभग इरिगेटेड है। उसमें भी अगर रेशियोड इरिगेशन का बात करेंगे, मतलब कौन सा जमीन से 2 बार फसल हो सकता है, वो परसेंटेज और कम है। ऐसा भी एरिया है, लाइक आप देखेंगे अगर छत्तीसगढ़ में साउथ छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में साउथ उड़ीसा जो ट्राइबल एरियाज होता है, तो वहाँ पर इरिगेशन परसेंटेज इज वेरी लेस एक्चुअली। सो हमको लगता है कि जैसा एक तो है कि इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग फोकस एक लाना पड़ेगा। और जहाँ पर जैसा पहले भी हम लोग लास्ट 6-7 साल में जो सुन के आते हैं, और खेत को पानी या ब्रिज जहाँ होता है वहाँ पर ही कैच करने की ज़रूरत है, शायद ये एक फोकस लाना पड़ेगा। सेकेंड इज क्रेडिट और इंश्योरेंस एमएसपी, इसका ऊपर में शायद एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, जो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि धान का एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी 3100 रुपया धान का एमएसपी सभी सरकार ने डिक्लेयर किए हैं, सभी सबका मैनिफेस्टो में है। सो आई थिंक ये जो एमएसपी होता है, ये बेसिकली जो कौन सा क्रॉप लगाना है उसको बहुत गवर्न करता है। तो हम लोग क्या थोड़ा सा जो लो वाटर लविंग क्रॉप्स है, लाइक मिलेट्स, पल्सेस, ग्राम्स, इसके लिए क्या एमएसपी हो सकता है। बहुत सारा स्टेट ने ये प्रोसेस इनिशिएट किया है, तो आई थिंक ये शायद नया सरकार को सोचना चाहिए। थर्ड इज द कलेक्टिव लेड प्लानिंग एक्चुअली, जहाँ पर हमको लगता है कि जो फसल होने का पहले जो प्लानिंग का करना चाहिए, एक कौन सा जमीन में कौन सा फसल लगेगा, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का फोकस करें। और एनआरएलएम जैसा प्लेटफॉर्म को यूज करें, जहाँ पर 10 करोड़ महिलाएं आज का दिन में संगठित है। हमको लगता है कि दैट वुड बी वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमने प्लानिंग प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से इंश्योर करा सकते हैं कि, और महिलाओं को एक स्टेटस दे सकते हैं कि वुमेन फार्मर का हिसाब से। तो आज का दिन में 70% ऑफ द वर्कलोड जो है एग्रीकल्चर में महिलाएं करते हैं, बट आज का दिन में उनका स्टेटस एज ए वुमेन फार्मर्स नहीं है। तो आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन फार्मर, ये भी हमको लगता है कि काफ़ी ज़रूरत है। एंड फोर्थ पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, हमारा लाखपति दीदी इनिशिएटिव काफ़ी सरकार ने लॉन्च किया है, बट फोकस ऑन इनकम, बट सस्टेनेबल बेसिस में ये इनकम कैसे होगा। जैसा अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी का अगर बात करें,
एक स्टैटिस्टिक्स हमने बता रहा था 1.75 ट्रिलियन रुपीस का फर्टिलाइजर सब्सिडी 2023-24 में सरकार ने दिया है। और एट द सेम टाइम सरकार ने ये भी बोले हैं कि आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में फोकस करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। तो हमको लगता है कि जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर प्लस वहाँ का जितना भी बायोमास है उसको लेके अगर हमने रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का अराउंड में अगर प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चर को, तो ये जनरली इसका इम्पैक्ट फूड क्वालिटी का ऊपर में पड़ेगा, हेल्थ का ऊपर पड़ेगा एंड नेचुरल रिसोर्सेज का ऊपर पड़ेगा। और ये बहुत सस्टेनेबल तरीका से हो सकता है। प्लस ये लोकल एरिया इकोनॉमी को हमको लगता है कि बहुत लार्ज स्केल में इम्पैक्ट लाएगा और उसको बूस्ट करेगा। तो ये सब फैक्टर्स था जो हमको लग रहा था कि एग्रीकल्चर में हमको बहुत डिफरेंटली शायद सोचने का जरूरत पड़ेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, मार्केट एंड द इकोसिस्टम सर्विसेज। इसका मतलब है कि जब हार्वेस्ट होता है उसका बाद में अगर हमने बहुत अच्छा मार्केटिंग लिंकेजेस डोर स्टेप में अगर इंश्योर कराते हैं लाइक द एग्री एंटरप्रेन्योर्स एट द विलेज लेवल, तो एक इसको अगर सर्विसेज को एस्टेब्लिश करते हैं, बहुत सारा स्टार्टअप्स देखिए शुरुआत हुआ है, तो ये स्टार्टअप क्या रूरल एरिया का साथ में कनेक्ट किया जा सकता है सो दैट जो मार्केट्स जो प्रोड्यूसेस होता है, सरप्लस अभी प्रोडक्शन होता है, उसको बहुत अच्छा से डोर स्टेप से काम मतलब पिकअप हो सकता है। उसका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ या ऐसी चीजें हैं जो डिजिटाइजेशन है और सुझाव है और इंटरेस्टिंग सुझाव है। ठीक है सरोज जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास अभी थोड़ी देर में, लेकिन हमारे साथ में रतन लाल दागा जी जुड़ गए हैं और इस समय पैनल पे अगर मैं कहूँ तो सबसे वरिष्ठ वही है और उन्होंने बहुत तरीके से बहुत सारी चीजें बदलते हुए देखा होगा। रतन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आ रही? हाँ सर, तो मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपने तो बहुत सारा ट्रांजिशन देखा है, बहुत सारी चीजें देखी हैं कि कहाँ शुरुआत हुई होगी, किस तरीके की थी, फिर बीच में किस किस तरीके की, जहाँ पे हम इरिगेशन की अभी बात कर रहे थे तो उस पर बड़ी योजनाएं थी कि सारी योजना सारे इरिगेशन को सबको जोड़ने की, सारे नहर और वाला वो कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना फेल हुआ, वो सारा कुछ, और मतलब बहुत सारी क्रांति से देकर के, हरित क्रांति से लेकर के, और अब हम जब ऑर्गेनिक खेती की भी बात कर रहे हैं या डिजिटल बहुत सारी इनोवेशंस की बात करते हैं और साथ ही साथ किसान को लाल किला तक चढ़ते आपने देख लिया। तो रतन लाल जी, इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे चीजों को, यानी कृषि और कृषि से जुड़े हुए उसके इतिहास को कैसे देखते हैं, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। मैं बात करना चाहूंगा कि जो जैसे मान लो हमारी जो खेती के अंदर जो सरकार अभी खूब परिवर्तन कर रही है और बहुत अच्छा परिवर्तन करके किसानों को देना चाहती है, परंतु इनका इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज का सही नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो अभी अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक खेती की। अब जब पहले जो हरित क्रांति आई थी उसमें जो खाद लागू करना था, किस तरह से प्रक्रिया से उसको लागू करना था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ अपने को एक ही ध्यान रखा कि भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़े, आगे के लिए कोई चिंता नहीं की गई। उसी तरह से आज वापस हम ऑर्गेनिक खेती पे आ रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक खेती के लिए नए नए आयाम वगैरह सब कर रहे हैं, परंतु ऑर्गेनिक खेती को किसानों को किस तरह से चेंज करना चाहिए वो अभी भी मतलब पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर नहीं जा रहा है। जैसे कि अभी हर व्यक्ति जो कर रहा है जैविक खेती, वो अपनी पद्धति लागू कर रहा है, परंतु ओवरऑल जो पूरे भारतवर्ष का या क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से यदि हमको बात करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। सारे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एक ही पॉलिसी लागू कर देते हैं, वो संभव नहीं होती है पूरी, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन बहुत अलग है और ऑर्गेनिक खेती के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार चलेंगे तब एक बात। तो इसलिए हमको यदि आज भी कोई भी ध्यान देना, गवर्नमेंट यदि इसको इम्प्लीमेंट करनी चाहती है तो वैज्ञानिकों को या किसी को, सबको जो प्रगति के अनुसार काम करे और वहाँ के हिसाब से वो क्रॉप का वेराइटीज का है, उनके इरिगेशन का है, उनके घर रख रखाव का है, जो सारे सिस्टम्स वहाँ के अनुसार तैयार करने पड़ेंगे, हमको किसानों को देने पड़ेंगे, तभी हमारी ये संभव होगी ऑर्गेनिक खेती। अब जैसे उन्होंने जीरो बजट करके नाम से एक खेती लागू की, बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसका जो सिस्टम जो है, वो कंसेप्ट है, वो बहुत अच्छा है, परंतु क्या हमारा जो खेत है
वो पहले जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इतने कन्वर्ट हो गए, और उनको यदि वापस यदि चेंज करने के लिए यदि हम सही तरीका नहीं अपनाएंगे और केवल मात्र ये कहेंगे कि हम इसी तरह से जीरो बजट पे चलेंगे या प्राकृतिक पे चलेंगे, तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है कि पहले जब प्राकृतिक में खेती होती थी उस समय वहां हमारे बहुत ज्यादा गौचर थे, बहुत ज्यादा पशु थे, बहुत जमीनें खेती के अंदर बहुत मतलब पड़ी रहती थी, और उनको बहुत 3-4 साल में फसल को बदल कर वो काम लेते थे, इसलिए वहां प्राकृतिक खेती संभव थी। अब वो सब चीज तो बंद हो गई। हम एक ही खेत के अंदर 3 फसल लेना चाहते हैं साल में, और उसमें ज्यादा से ज्यादा इनऑर्गेनिक दे रहे हैं, जैसे कार्बन परसेंटेज पूरा डाउन हो गया। और जब तक कार्बन परसेंटेज डाउन नहीं बढ़ेगा नहीं तो जीवाणु नहीं होंगे, और जीवाणु नहीं होंगे तो सप्लाई कौन करेगा पौधों को जो हम दे रहे हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स का। इन चीजों को मतलब प्रैक्टिकली यदि सरकार पूरा ध्यान दे, वैज्ञानिक पूरा ध्यान दे कि किस तरह से कहाँ से लागू हो सकती है, तो ऑर्गेनिक खेती संभव है। अन्यथा अभी हम बातें कर रहे हैं, बजट खूब बढ़ा दिया, काम खूब हमारा हो रहा है, परंतु ये पूरा एकदम जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना कन्वर्जन पीरियड में जितना बदलना चाहिए वो नहीं बदल पा रहा। और ठीक है, इसमें रतन सबसे लाल जी, बड़ी मैं बहस वापस ये आता हूँ। हाँ सर, हाँ जी, जी हाँ इसके इसमें सबसे थोड़ा बड़ी विस्तृत बहस में जाऊंगा या मतलब आप जैसे मतलब मेरे को बताएं। थोड़ी देर में वापस जी आ रहे हैं। वापस आती हूँ मैं सर आपके पास। इसको नहीं लेते अब हुए जैसे इसमें सर ने बोला कि रतन हाँ सर मैं वापस आती हूँ आपके पास। हाँ वामसी जी, जैसे कि सर ने भी एक बात छेड़ी कि जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड्स थे उनको रिप्लेस करके कहीं ना कहीं हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो काफी ज्यादा जो हमारा इस्तेमाल है वो एक्सटेंसिव हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो क्रॉप क्वालिटी है उसमें हमें कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या आपको लगता है क्या ऐसे चेंजेस आने चाहिए पॉलिसीज में जहाँ पे लोगों की हेल्थ में भी ध्यान दिया जाए, जहाँ एक तरफ हम प्रोडक्शन को तो बढ़ा देते हैं लेकिन वहीं से हमारी कहीं ना कहीं हेल्थ में डायरेक्टली इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है? डेफिनेटली जी। तो सबसे पहले पैनल में एक्सपर्ट्स को मेरा शुभकामनाएं। तो अभी क्या हो रहा है कि जब भी कोई पॉलिसी में चेंजेस बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए PMSKY जिसमें इरिगेशन में इतना फोकस दिया था, जिसमें हम लगभग 1947 में हम 22 मिलियन हेक्टेयर्स का इरिगेशन होते थे, तो अभी वो 139 मिलियन का नेट सोन एरिया इंक्रीज हो गया। तो मतलब काफी सारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स के हिसाब से ये सब हुआ है। लेकिन जब लास्ट 20 साल में वो जो ग्रोथ है वो इतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो मतलब जैसा डोमेस्टिक ग्रॉस एरिया इंक्रीज हो रहा है या नेट सोन इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से वैल्यू पर क्रॉप आल्सो इंक्रीज होना है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जो जिसमें फोकस करना है। तो वी हैव टू फोकस ऑन मोर प्रिसिशन फार्मिंग टेक्निक्स एंड वी हैव टू गिव इंसेंटिव्स फॉर वन इज, जैसा आपने पूछा था, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से वी हैव टू हैव a decent balance between the right food as well as the produce. So we should start giving incentives to the farmers on how actually they're maintaining their soil health, or what is the usage of the fertilizers for the last 4 to 5 years. So I think इसमें अगर government का अगर initiatives होता है तो उसके हिसाब से there will be a good progress on getting the right quality of produce along with quantity of the produce also. राइट, ठीक है। इसी के साथ मैं डॉक्टर कुमार के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर कुमार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को लेके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रिसोर्स के डिप्लेशन का। चाहे वो रिसोर्स हम बात करें वेदर की, चाहे हम बात करें क्लाइमेट की, चाहे हम बात करें सॉइल की, लैंड की, चाहे कोई भी रिसोर्स देख लो, कहीं ना कहीं हमें उसमें एक डिप्लेशन एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। चाहे कोई भी रिसोर्स हो, इन सारे फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए इन चीजों को किस तरीके से बढ़ाएं? क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमारे रिसोर्स भी बचे रहे, बिकॉज रिसोर्स है तो ही सारी की सारी एक्टिविटीज पॉसिबल है एज ऑफ नाउ। और फ्यूचर में आई डोंट नो कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि इन रिसोर्स के बिना भी शायद से हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को फुलफिल कर पाए। बट एज ऑफ नाउ पॉलिसीज में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है वो एक काफी मेजर कंसर्न बनता जा रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के। नहीं, अगर हम देखें, बाकी सभी ने भी बात की, वाटर के लिए सभी ने खासकर बात की,
अगर हम लार्जली गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव देखें सभी सरकारों के, चाहे स्टेट सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम करते हैं। सप्लाई साइड मैनेजमेंट एक साधारण शब्दों में समझें कि कैसे पानी की मात्रा इरिगेशन के लिए किसी एरिया में बढ़ा दी जाए, डैम बनाना या इस तरह के जो काम करना है। पर हमारे पास जो वाटर रिसोर्स है इंडिया में वो लिमिटेड है, तो कितने डैम बनाएंगे। पर जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है कि एक जो खेत है उस पर कैसे पानी को अच्छे तरह से इस्तेमाल किया जाए, कैसे उस कम पानी में जो एक ऑब्जेक्टिव है ताकि मोर क्रॉप पर ड्रॉप उसे रियली में अचीव किया जाए, उस पर कोई खास काम नहीं हुआ है कि कैसे हम फार्म लेवल पे वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाएं। उसके कुछ लिमिटेशन भी है, पर मुझे लगता है सरकार को सिर्फ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कितने डैम बनाएंगे, जो पुराने डैम में काफ़ी जगह नहीं भरते हैं, लिमिटेशन है, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है, सरफेस वाटर में डिक्लाइन है। तो हमें इस पे काम करना ही होगा, डिमांड साइड मैनेजमेंट पे, उसमें क्या टेक्नोलॉजी काम आ सकती है, कैसे क्या कर सकते हैं। थोड़ा काम सरकार ने किया है माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने में, पर उसकी लिमिटेशन है, उससे कुछ स्टेप आगे जाना होगा। दूसरी बात जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी की कि सोलर ऑर्गेनिक कार्बन इंडिया में ऑन एन एवरेज 0.4% के आसपास है, शायद कुछ एरिया में थोड़ा ज़्यादा है, कुछ में थोड़ा कम भी है, 0.2 0.1 भी देखा है हमने। और हम देखें कि यूरिया काफ़ी सब्सिडाइज है, तो हमने जो खुद देखा कि ऑन एन एवरेज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, फार्मर को जितनी यूरिया की जरूरत है या खेत को जितना यूरिया चाहिए उससे दुगना यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, पर जो बाकी न्यूट्रिएंट हैं वो नहीं डाले जाते हैं कई बार खेत में। तो उससे क्या होता है, आप एक्स्ट्रा पोल्यूशन कर रहे हैं, वो ग्राउंड वाटर को इम्पैक्ट करेगा या सरफेस वाटर को इम्पैक्ट करेगा या आपकी ग्रीन हाउस गैस इमिट करेगा। आप जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, फार्मर ने भी जो यूरिया खरीदा कुछ तो पे किया है वो वेस्ट कर रहे हैं, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट चाहिए। अगर हम एक ही विटामिन खाने लगे तो हमारी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, हमें सबका बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो उसके लिए कैसे फार्म लेवल पे इंफॉर्मेशन दी जाए, मतलब जैसे वामसी जी ने भी बात की थी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, कैसे फार्म स्केल पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए लार्ज स्केल पे, कि हर फार्मर को पता हो मुझे अपने खेत में कितना पानी डालना है, कितने खाद डालना है, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है अगर यूज करना है। या ऑर्गेनिक फार्मिंग या रीजनरेटिव फार्मिंग की बात करें तो खेत स्पेसिफिक आप एक जनरल कैलेंडर नहीं बना सकते, जैसे रतन सर ने कहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, रीजनरेटिव फार्मिंग है, अक्रॉस इंडिया पॉसिबल नहीं है, काफ़ी एग्रीकल्चर जोन है, फिर हर फार्म की हिस्ट्री अलग है, किसी फार्म में किसने क्या क्रॉप उगाई, कौन सा कल्टीवेशन टेक्निक यूज करते हैं, फार्मिंग मेथड यूज करते हैं, वो सब अलग है। तो फार्म स्पेसिफिक या विलेज स्पेसिफिक उस लेवल तक पहुंचना होगा, तभी जो भी स्कीम है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक जैसे सबसे पहले बात होती थी कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, पर हम जो ज़्यादातर देखते हैं जो टेक्नोलॉजी अडोप्ट करते हैं, आई मीन मेरे लिए उनकी कंट्री के खिलाफ कुछ नहीं है, पर जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ या इजराइल हुआ, वो सब टेक्नोलॉजीज लार्ज फार्मर फोकस्ड है और रिसोर्स कंज्यूमिंग है। वहाँ पे इतने लिमिटेशन नहीं, एक फार्मर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर कल्टीवेट करता, मैनेज करता, या लिमिटेड फार्म में इतने रिसोर्सेज है उनके पास कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वो, हमें अपनी पॉलिसीज अडोप्ट करनी होंगी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पे फोकस हो, कैसे उन पे इम्पैक्ट कर सके। जैसे नए नए ट्रैक्टर आते हैं, बड़े ट्रैक्टर आते हैं, पर वो छोटे खेत में काम नहीं कर पाते। कुछ स्टार्टअप आ रहे हैं कि जो छोटी मशीनरी हो, कैसे एक मशीन को डिफरेंट पर्पस के लिए कस्टमाइज करके यूज की जा सके। तो हर वो टेक्नोलॉजी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो कि हमारी लार्ज फार्मिंग पॉपुलेशन का पार्ट है, उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इन 3-4 चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। जी ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी बात चल रही थी सरोज सर, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से हम इंक्लूजन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, मेजरली अगर हम इस टाइम पे देखें तो ड्रोन्स का काफी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड में इस्तेमाल होने लग गया है। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आनी बाकी है? जो आ गई है वो तो ठीक है, उनका यूज कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन वो भी एक्सटेंसिवली नहीं हो पा रहा है। और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज आनी बाकी है जो हम एक हमारी जो अपकमिंग गवर्नमेंट है, आई थिंक सरोज सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो एक हमको लगता है कि ये काफ़ी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। सो टेक्नोलॉजी का अगर बात करेंगे, एक तो कि ड्रोन का यूज सभी एडप्ट करना चालू किया है, बट इसमें एक हमको जो लग रहा था, जो क्लाइमेट 15 दिन तक ड्राई स्पेल हो गया, तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली, जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज है।
तो इसको अगर हमने मतलब लोकल लेवल में अगर लोग समझ पाए कि नेक्स्ट 15 दिन हमारा बारिश नहीं होने वाला है या नेक्स्ट 7 डेज में हमारे पास फ्लड आने वाला है। सर आई थिंक आपकी तरफ से टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार आप वापस से ना रीजॉइन कर ले, दैट विल बी हेल्पफुल। रतन सर, क्या आप इस चीज का जवाब देना चाहेंगे कि जिस तरीके की नई नई तकनीक आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आना बाकी है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ावा दे सकती है, और जो अभी नहीं है, और जो भी है भी वो एक्सटेंसिवली यूज नहीं हो रही है। ड्रोन का एक लिमिटेड एरिया तक ही यूज हो पा रहा है, लेकिन वो ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर पा रही, छोटे पैमाने तक नहीं पहुंच पा रही। सर आपका माइक म्यूट है, एक बार आप अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। ये जो बात चली कि भाई इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, जैसे अब ये कंपोस्ट बनाने के एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज अपन सब सिखा रहे हैं लोगों को कि भाई कंपोस्ट से खाद मिलता है और उसे मतलब, और सिर्फ उसमें गोबर काम लेते हैं, तो क्या उससे उस खाद की पूर्ति होती है क्या? तो इसको हमको उसको टेक्निक को बताना पड़ेगा कि कंपोस्ट के अंदर 60% हमको पत्ती और भूसा मिलाना पड़ेगा, तभी जाके न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी। तो इसके लिए जरूरी है किसान के पास में पशु और पेड़ पौधे वो ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो ये जमीन की जो हरी पत्तियों के कारण कार्बन बढ़ेगा, और कार्बन के कारण ही वो मौजूद है। इसलिए हमको टेक्निक को ये जो खाद देने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा, बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जाके संभव होगा। इसी तरह से जैसे उन्होंने पहले बताया भी था इरिगेशन के अंदर, तो इरिगेशन के अंदर भी पानी का हम बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। पानी कौन सी फसल में कितना पानी चाहिए और कब देना चाहिए, ये कब देना चाहिए, ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है कि किस तरह से बताया जाए। नहीं तो क्या होता है कि लोग जर्मिनेशन के समय पानी देते नहीं है, और जर्मिनेशन में जस्ट आप पानी दे देते हैं तो वो क्रॉप पहले से ही डैमेज हो जाती है। तो इन चीजों का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पेस्ट अटैक होता है तो कौन सा पेस्ट, हमारे मित्र कीट कौन से है और हमारे शत्रु कीट कौन से है, उनमें से हमको चयन करना पड़ेगा कि भाई मित्र कीट को कैसे बचाएं, शत्रु कीट को कैसे मारें। तो ये चीजें सबको हमको, हमारे वैज्ञानिक भाई इसमें काम कर रहे हैं, पर वो बहुत ज्यादा किसान को बताएंगे तो बहुत ज्यादा काम होगा। नहीं तो वो उसी में वो अपने देखा देखी नकल के अंदर वो काम नहीं कर पाएगा पूरा। तो ये मेरा ऐसा कहना है कि थोड़ा टेक्निक में चेंज करना पड़ेगा हमको हर चीज में, चाहे खाद बनाने में हो, चाहे कीटनाशक बनाने में हो, चाहे पानी देने में हो सिंचाई के लिए, ये सारे सिस्टम हमको। और सबसे बढ़िया सिस्टम यदि कोई है सिंचाई के लिए तो वो ड्रिप, बूंद बूंद खेती का है, पर उसको कितना चलाना, कैसे चलाना, ये अभी किसानों को पूरा नहीं देने के कारण वो फेल हो रही है। बाकी इसके मुकाबले में कोई इरिगेशन कोई है ही नहीं, और ऑर्गेनिक के अंदर तो मैं समझता हूँ ड्रिप इरिगेशन बहुत ही बढ़िया काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो सर ने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उसमें से हमें हम अगर पूरा का पूरा उसका रैप करें तो उससे हमें ये समझ में आता है एजुकेशन, कि कितनी एजुकेशन जो हमारे फार्मर्स हैं जो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं उनको कितनी एजुकेशन दी जा रही है कि उस क्षेत्र में कौन से पौधे को कितना पानी चाहिए, कितना उसको सनलाइट की जरूरत है, कितने उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जिससे काफी ज्यादा उनको क्रॉनिक डिजीज होने का भी खतरा होता है। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन बॉडी में ही होती है, वो प्लांट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, वामसी सर, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अभी शुरू हुई है। इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री सिंस वेरी लॉन्ग, लेकिन आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में, यानी कि जब से बीजेपी रूलिंग पार्टी में आई है, क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जो एग्रीकल्चर के हित में है, और अभी भी क्या ऐसे चेंजेस आने बाकी हैं जो कि सबसे टॉप प्रायोरिटीज हम जिनको बोल सकते हैं कि दिस मस्ट बी डन ऑन द प्रायोरिटी बेसिस? तो डेफिनेटली देयर आर कुछ सुविधाएं जो इस गवर्नमेंट ने किसान लोगों को दिया है, जैसे एमएसपी हो गया, जैसा ये पीएमएसकेवाई इरिगेशन में काफी कुछ काम हुआ, बहुत काम हुआ इसमें।
तो वो सब सुविधा से किसानों को तो बहुत हेल्पफुल हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हुआ है, दो चीजें हैं। एक तो ये जो एग्री स्टार्टअप्स का सपोर्ट हुआ है, जिनमें से मतलब बहुत सारे एग्री स्टार्टअप्स जिनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया डायरेक्टली बाय प्रोवाइडिंग देम ग्रांट्स और फंडिंग, और इनडायरेक्टली बाय गिविंग देम मार्केट एक्सेस और हेल्पिंग देम टू डू लॉट ऑफ पायलट्स। सो ये सब चीजें से क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो आए हैं मार्केट में, हम भी एक स्टार्टअप है, जैसे हम रूरल में काम करते हैं, तो ये मतलब ये जो स्टार्टअप्स आके किसानों से डायरेक्टली काम कर रहे हैं, एक तो ये सुविधा अच्छा हुआ है। दूसरा, ये पूरा जो एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा एक कल्चर बनाया था, जिनमें से बहुत सारे फार्मर्स अभी ऑनबोर्ड हो रहे हैं एफपीओस के साथ में, जिनमें से एक स्ट्रक्चर बना है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि बहुत सालों से किसान बोलने आ रहा है कि किसान जाके ट्रेडर को बोलता है साहब मेरे को काम करो, साहब काम करो। मतलब पहले मेजर चीजें जो बदलाव आया हुआ है, तो अभी किसान खुद साहब मानना हो रहा है कि मतलब मैं भी एक साहब हूँ, मतलब मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। जो एक कल्चर ये एग्री स्टार्टअप से, ये एफपीओ से आया था, वो महत्वपूर्ण डिफरेंस आया है। मतलब कुछ तो गवर्नमेंट किया, बट आई थिंक लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैव आल्सो डन द ट्रैक्टर सेगमेंट, एंड सेकंड एंड थर्ड जनरेशन पीपल स्टार्टेड गेटिंग एजुकेटेड, सो दे आल्सो गेव दैट बूस्ट अप टू देयर फैमिलीज हु आर द फार्मर्स। सो आई थिंक ये सब चीजों से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आया हुआ है फार्मिंग में। एंड जो हम ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस आया हुआ है। तो फार्मर इज डायरेक्टली फीलिंग दैट आई एम प्रिविलेज्ड टू एक्चुअली वर्क इन दिस काइंड ऑफ अ सेगमेंट। बट हैविंग सेड दैट, there are a lot of things to be done. Like for example, government has already created a 7.5 billion fund for the agri startups, so उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। एंड सबसे जरूरी काम जो करना है मेरे हिसाब से, कि जैसा एक नाबार्ड एक नोडल बॉडी हो गया, यूपीए हो गया, ओएनडीसी हो गया था, आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर टू क्रिएट अ नोडल बॉडी इन एग्रीकल्चर। बिकॉज मान लीजिए कोई कर्नाटका में, कोई तमिलनाडु में, कोई उड़ीसा में अलग अलग चीजें कर रहे हैं, जो वहां का सिचुएशंस का और वहां का एनवायरमेंटल कंडीशंस में काम हो रहा है, बट वो कॉमन नॉलेज कहीं पे भी एक पास नहीं हो रहा है, जिसके हिसाब से ज्यादातर रिपीटेटिव एक्टिविटी हो रहे हैं। सो आई थिंक एक नोडल स्ट्रक्चर बनाना इज वन थिंग। गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, बट आई थिंक a lot has to be done on that aspect, what I feel. right, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, डॉक्टर कुमार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन आपके पास भी लेके आना चाहूंगी। टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही मेजर चीज है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बून भी है और एट द सेम टाइम हमारे लिए एक बेन भी है, जहाँ पे वो हमें हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, हमारी जो स्पीड है, हमारा जो पेस है, वो बढ़ा देती है। एट द सेम टाइम वो हमें कहीं ना कहीं हार्म भी कर रही है। जिस तरीके से ड्रोन का अभी एक नया टेक्नोलॉजी इंफ्यूज हुआ और ड्रोन की मदद से एक इरिगेशन फैसिलिटी हो रही है, एक हम आर्टिफिशियल रेन भी करवा पा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ये ड्रोन फैसिलिटी है वो छोटे फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। जिनके पास बड़े फार्म लैंड्स हैं, 10 हेक्टर्स हो गया, उससे भी बड़े बड़े फार्म लैंड्स हैं, उन तक तो ये फैसिलिटी पहुंच रही है। लेकिन जो अपने तक रख रहे हैं, एक जिनका फार्म लैंड है, जो सिर्फ खुद या तो फिर अपने आसपास के 4 से 10 घरों को पाल पा रहे हैं, उनके पास तक ये फैसिलिटी नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और ऐसी कौन सी इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी चाहे जब भी आए, वो किसी के पास जाने तक रुके ना, टेक्नोलॉजी लिमिटेड ना हो जाए कि इसी एक सेगमेंट के लोग इसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बायसनेस ना हो। जी कंचन जी, अगर आप ब्रॉडली देखें, ड्रोन के थ्रू 2 काम किए जा सकते हैं। एक कुछ फिजिकल टाइप का वर्क है कि आप स्प्रेइंग कर सकते हैं, इस तरह कुछ कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि इमेजिंग, कि आप स्कैन कर सकते हैं फार्म को, जैसे आप हम सीटी स्कैन या एक्सरे करते हैं, उसके बेस पे आप पता कर सकते हैं कि फार्म में क्रॉप की हेल्थ कितनी है, कि काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं आप। जो सेम सेंसर हम ड्रोन में लगाते हैं, उससे ज़्यादा वाइड और मच मोर पावरफुल सेंसर हम सैटेलाइट में यूज करते हैं। हमारे इसरो के सैटेलाइट हैं, काफ़ी ग्लोबल सैटेलाइट है, नासा के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, जो एग्रीकल्चर के लिए ऑलमोस्ट फ्री डाटा देते हैं, उसमें बस प्रोसेसिंग करनी होती है। तो वो टेक्नोलॉजी ग्लोबल है, स्केलेबल है। उसमें आप हर किसान, चाहे उसका कितना छोटा फार्म हो, स्मॉल फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हो, वो हर सबके लिए रीचेबल है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है।
दूसरा आपने बताया कि हाँ ऑफ कोर्स हर टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान हैं। जैसे हम नॉलेज के लिए भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए बोल सकते हैं कि अगर आप किसी यूज को ओवर यूज करो तो वो फिर नुकसान देने लगती है। तो सिमिलरली मुझे लगता है कोई भी एक टेक्नोलॉजी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती है, सबको एक दूसरे का पूरक होना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होना पड़ेगा। कुछ काम ड्रोन अच्छा कर सकती है, कुछ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग अच्छा कर सकती है, कुछ और भी काफी टेक्नोलॉजी जो अच्छा कर सकती है। तो हमें यही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग या पॉलिसी बनानी होगी कि कभी से सबको साथ लेके चले ताकि हर तरह के फार्मर तक हम पहुंच सके। जी ठीक है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सरोज जी के पास चलते हैं। आपको क्या लगता है इन चीजों में क्या बदलाव होने चाहिए? टेक्नोलॉजी का किस तरीके से हम एक्सटेंसिव यूज कर सकते हैं, बड़े पैमाने तक इसको पहुंचा सकते हैं, और किस तरीके से जो ये प्राइस रेंज इनकी होती है जो सबके लिए शायद से खरीद पाना मुश्किल हो जाता है, कैसी पॉलिसीज आनी चाहिए ताकि एक्सटेंसिवली इसका हम इस्तेमाल करें? तो ये कंचन जी, मैं जस्ट 2 पॉइंट इसमें हाईलाइट करना चाह रहा था। एक था कि जैसा आपने बताया कि स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर्स है, मतलब जिसका जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, ये जब 83% ऑफ द लैंड होल्डिंग फार्मर्स हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, तो इसका साथ शायद बहुत कॉन्टेस्ट स्पेसिफिक काम करने का जरूरत पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हमको ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र में कहीं पर सक्सेसफुल हुआ है उसको जाके हमने उड़ीसा में लागू कर दिया है, कॉपी पेस्ट टाइप का मॉडल शायद नहीं चलेगा। तो वन पार्ट इज एविडेंस बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट कराना, समझना कि कौन सा कंटेस्ट में क्या काम करता है। सेकंड पार्ट इज कॉन्टेस्ट स्पेसिफिक, हमको स्मॉल होल्डर फार्मर्स का नीड को देखते हुए, उनका रिसोर्सेज को देखते हुए, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए हमको प्लान बनाना पड़ेगा एक्चुअली लोकल एरिया लेवल में। तो 3 एस्पेक्ट है इसमें। तो ये अगर हम लोग करते हैं तो एक तो है कि लोकल एरिया इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, सेकंड है कि फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा, सस्टेनेबल तरीका से बढ़ेगा, जो हम लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को मैंने बता रहा था, फूड क्वालिटी इंप्रूव होगा, सॉयल हेल्थ इंप्रूव होगा, एंड फूड क्वालिटी अगर इंप्रूव होता है तो ऑब्वियसली हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग का ऊपर में ये असर पड़ेगा। एंड थर्ड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रो इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज का अराउंड में एक सस्टेनेबल तरीका से हम लोग काम कर पाएंगे, जो ऑब्वियसली जो क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट चेंज का इतना सारा अभी जो फैक्टर्स ग्लोबली भी बात हो रहा है, नेशनल लेवल में भी बात हो रहा है, इसको ये कंट्रीब्यूट करेगा उसको इम्प्रूव करने में। इसमें एक हमको लग रहा था बहुत स्पेसिफिक जो है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट शायद जरूरत पड़ेगा। बहुत माने पॉलिसीज बनता है बट बहुत फ्लैट लेवल में सभी के लिए उस पॉलिसी एप्लीकेबल करना शायद सही नहीं होगा। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट फॉर वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स ये बहुत जरूरी है। हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ द डिफरेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में देखना चाहिए। 10 करोड़ वुमेन एसएचजी मेंबर्स है आज का दिन में, ये महिलाओं का साथ शायद बहुत अच्छा से ये एग्रीकल्चर का इंटीग्रेट करके एक लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ला सकते हैं, जो वुमेन लेड ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का ऊपर ये लीड करेगा एक्चुअली। एंड इसको लास्ट में जस्ट मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि हाउ टू मेक द स्मॉल होल्डर फार्मर एंड प्रॉस्परस फार्मर, ये हमारा फोकस होना चाहिए। स्मॉल होल्डर प्रॉस्परस वुमेन फार्मर अगर हमने कर लिया तो इंडिया को हमने दूसरा लेवल में लेके जा पाएंगे, एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लार्ज स्केल में हो पाएगा। सो ये मैं बोलना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। जी जी ठीक है। रतन सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं एल नीनो इफेक्ट, एक क्लाइमेट बहुत बड़ा मेजर कंसर्न बन चुका है, क्योंकि ना तो बारिश एडिक्वेट है, ना उस बारिश उस पैमाने पे हो रही है जिस जो क्रॉप को चाहिए, साथ ही साथ जो ड्रॉट है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से क्या क्या ऐसे अडॉप्शन है जो हमें लेने चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होना चाहिए? होता क्या है कि पॉलिसीज में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, पेपर्स में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी में उनकी बात करें तो वो दूर दूर तक उनका अता पता नहीं होता है। कौन सी ऐसी मेजर चीजें हैं, मेजर कंसर्न्स हैं और मेजर पॉलिसीज है जिनका रिफॉर्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है? सर आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट इट। जैसे बात आपने की थी एक तो छोटे फार्मर्स के लिए और टेक्निक के लिए, हकीकत यही है कि जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी सोच जो है वो बहुत बढ़िया है कि किसानों की आय बढ़े या किस तरह से खेती बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, सब कुछ है। परंतु सारे काम जो हो रहे हैं बड़े किसानों के हिसाब से हो रहे हैं और व्यापारी वर्ग को ज्यादा फायदा मिल रहा है। जैसे मान लो ग्रीन हाउसेस लगा दिए,
हमारे ग्रीन हाउस से कितना किसान, छोटे किसानों को कितना फायदा मिल रहा है। और ग्रीन हाउस मेरे को जहाँ समझ में आता है कि गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए लेते हैं, बल्कि कोई उससे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से ग्रीन हाउस को सेटल नहीं किया जाता है। तो हमारी जो छोटे काश्तकारों जैसे बड़े काश्तकारों के लिए इम्प्लीमेंट सारे जो हायर जो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स बड़े बड़े इम्प्लीमेंट्स ला रहे हैं, जबकि हमारे 40% से 50% किसान जो है छोटे हैं, उनके लिए छोटे इम्प्लीमेंट्स की जरूरत है। और जो हमारे जो भी काम जो हो रहा है वो सब हाइड्रोपोनिक का ले लो, किसी का भी ले लो, ये सब बड़े लेवल पे काम हो रहा है। छोटे किसानों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ एक योजना चली जो 500-600 रुपए जो भी देना है मंथली दे रहे हैं, उसका दिया। इससे बड़ा फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ की पद्धति और दूसरों के विदेशों की पद्धति में बहुत फर्क है। हमारे यहाँ जमीन ज्यादा है, लेबर ज्यादा है और लोग ज्यादा डिपेंड है। इसलिए हमको छोटे काश्तकारों के हिसाब से अपनी योजनाएं सारी उन पर फिक्स अप करनी पड़ेगी। चाहे सिंचाई से ले लो, चाहे पशु से ले लो, चाहे पेड़ पौधों से ले लो, चाहे वैरायटी डेवलपमेंट से ले लो, चाहे किसी भी से भी ले लो, वो सारे छोटे किसानों के हिसाब से ही हमको तैयार करनी पड़ेगी योजना बना के। तब जाके जो हम चाहते हैं कि जो हमारा किसान आगे बढ़े, प्रोडक्शन अच्छा हो और उसके जो लाभदायक मूल्य मिले, ये तभी संभव हो पाएगा। दूसरा, एक बीच में एक बात चली थी एमएसपी की प्रोक्योरमेंट के लिए, जब तक व्यवस्था नहीं होगी पूरी तो एमएसपी फिक्स करने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो छोटे किसान है वो तो 25% जो माल तुलाना होता है तो वो छोटे किसान तो वहां ला नहीं पाता है, और उनसे जो बड़े किसान है व्यापारी खरीद कर वो तुलवाता है। इसलिए हमको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हर छोटे किसान तक लास्ट तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फायदा कैसे मिले, उसके खाते में कैसे पैसे जमा हो जाए, मार्केट को वो कैसे स्टैंड कर जाए। इन चीजों पर बहुत ज्यादा पॉलिसी मैटर को चेंज करना पड़ेगा हमको, जाके जो हमारा जो भाव है, हमारी जो योजना है कि जो मिलना चाहिए किसानों को वो तब मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, जी, ठीक है। तो ये पॉइंट सर ने हाइलाइट कर दिया है। मूविंग फॉरवर्ड इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। आज अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए क्या-क्या किया है, वो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। और पूरे के पूरे भारत को, पूरे के पूरे ऑल ओवर द ग्लोब की हम बात करें, जो-जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो हम आने वाली सरकार से एक माँग कर सकते हैं कि शायद अगर ऐसा हो जाए तो सबकी ही ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो ना तो सिर्फ़ एक नीश तक फैला हुआ है, ये ऑल ओवर द ग्लोब फैला हुआ है। इसके बिना शायद से कुछ भी चीज़ मुमकिन नहीं है। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाते हुए वामसी सर, एक 2 मेजर कंसर्न होते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कि एक तो क्रेडिट का, कि अगर बैंक से उनको क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो जाते हैं जो बिग फार्म लैंड ओनर्स होते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम उनको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि जिस टाइम पे ड्रॉट आ जाती है या फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है, जिस टाइम पे हमारी क्रॉप खराब हो जाती है, तो क्रॉप का जो इंश्योरेंस होता है, उनको या तो अवेयरनेस नहीं है, या तो उनको उसका तरीका नहीं पता, उसको किस तरीके से करा जाता है। और अब ये भी हम मान सकते हैं कि ये भी एक बड़े पैमाने तक नहीं पहुँच पाया है कि ये सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ हम हर एक फार्मर को प्रोवाइड कर सकें। ओवर टू यू सर। सर आपका माइक म्यूट है, काइंडली अनम्यूट इट। मेरे हिसाब से एक इंटीग्रेटेड क्रेडिट स्कीम एक आना चाहिए, जैसा एक पीएम किसान है जो मतलब काम कर रहे हैं। अगेन सी द थिंग इज लाइक हाउ वी हैव आधार, humans have Aadhaar. I think every farm or every farmer linked with a farm should have one common farmer ID, whether we call it as farmer Aadhaar और हम उसको फार्मर किसान कार्ड बोलेंगे, जो भी कार्ड है। तो मतलब मेरे हिसाब से एक इंटीग्रेटेड कार्ड होना चाहिए जिसमें सारे डिटेल्स, मतलब आप अगर देखेंगे तो आप जमीन का डिटेल्स एक अलग स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, और किसान का क्रेडिट डिटेल्स एक पीएम किसान कार्ड में है, और उनका जो प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं वो तो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सो एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म होना चाहिए जिनमें हम फार्मर का पूरा डिटेल्स, जैसा उनका फार्म का लिंकेज, उनका सैटेलरी इमेजेस, along with the usage of fertilizers, along with
कौन सा क्रॉप डाला है एंड वाटर का कैसे लेवल है, सॉइल का क्या हेल्थ का सिचुएशन है, देन यू लिंक क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, आई थिंक तब the effectiveness will be more is what I feel. But having said that, जैसा आपने पूछा है कि जो सवाल होता है फार्मर को ड्रॉट आ गया तो उस हिसाब से कैसे मतलब आना है, या उनको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो आज वो बाहर जाके ट्रेडर से या बड़े फार्मर से जाके वो क्रेडिट मांगता है। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अभी जैसे नाबार्ड ने भी शुरू किया और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं, नोडल एजेंसीज भी काम कर रहे हैं, जिनमें थोड़ा इंटरेस्ट लेवल मतलब प्राइवेट इंटरेस्ट से कम है लेकिन बैंक इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा है, बट ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज ऐसा सर्विस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पहले तो एक इंटीग्रेटेड फार्मर कार्ड बहुत सारे चीजें को बदल सकते हैं। तो आई थिंक उनमें आई थिंक अगर वो पॉलिसी एक गवर्नमेंट अगर फोकस करे जिनमें सारे फार्मर का डिटेल्स लिंकिंग विद फार्मर का एक जगह लेके आ गया, सो बहुत जैसे मतलब आधार वोटर और पैन लिंक किया, सो बहुत सारे सुविधाएं मिल रहे जो मतलब सिटीजन्स लाइक अस, if we can do all the things integrated for farmers, that can be of a great benefit is what I feel. Right. ठीक है. Moving forward, Dr. Kumar, I would like to ask you, जब भी हम किसी भी प्लेटफॉर्म में आए या किसी भी काम को करें, सबसे पहली चीज होता है उसका होमवर्क करना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में सर्च करना। अभी हम इस पैनल में है तो यहाँ पे भी आई होप कि हर किसी ने अपना अपना एक होमवर्क जरूर किया होगा कि उनको क्या डेटा पॉइंट्स बोलने हैं और क्या चीजों को कवर करना है। लेकिन जब बात एग्रीकल्चर की आती है तो सरकार की वहां पे कहीं ना कहीं R&D में जो बजट है वो हमेशा कम हो जाता है, या तो उनकी जो स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसका कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी में देखने को मिलता है, उनकी क्वालिटी में देखने को मिलता है। और प्रोडक्टिविटी में देखने को मिल रहा है दैट इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट कि हाँ लोग भूखे भी मर रहे हैं जिसकी वजह से, और जब या तो ओवर प्रोडक्टिविटी हो रही है तो हमें क्रॉप्स को फेंकना पड़ रहा है, वो ओवरफ्लो हो रही है। इस चीज में आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैं दो पार्ट में ब्रेक करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट, जहां तक मुझे लगता है R&D की बात है तो गवर्नमेंट R&D करती है, पर वो एक कनेक्टिविटी इशू है कि जो R&D एक अगर एग्रीकल्चर की बात करें हम चल रही है और फार्म में क्या चल रहा है उसमें कैसे हम फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसकी जरूरत है, वरना R&D पे रीजनेबल स्पेंड करते हैं एग्रीकल्चर में। दूसरी बात है, पहले मैं सरकार की बात करूं उससे पहले बात करते मान ले कि स्टार्टअप और एक स्टैब्लिश बड़े कॉर्पोरेट की, वो बड़ा सरकार भी हो सकती है, कुछ भी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जैसे वामसी जी बैठे हैं, हम स्टार्टअप के को फाउंडर हैं, हम फील्ड पे जाते हैं, अगर हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है हम उसके लिए पॉलिसी इमीडिएटली चेंज कर देते हैं। तो वो एक टर्न अराउंड जो साइकिल है, प्रॉब्लम पता करना, पता चलना, क्या सोल्यूशन करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, स्टार्टअप की यही स्ट्रेंथ है। अगर आप देखिए किसी भी स्टार्टअप की जो फंडिंग है उस सेम फील्ड में काम करने वाले बड़े कॉर्पोरेट की R&D के भी 1% भी नहीं होगी, पर फिर भी स्टार्टअप सक्सीड कर जाते हैं क्योंकि टर्न अराउंड टाइम काफ़ी कम है। अगर हम कॉर्पोरेट पे भी जाएं तो उसमें भी क्या है, पहले एक प्लानिंग होगी, 2-3 साल में वो स्टडी करेंगे, फिर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, इसके तहत आपको काम करना है, फिर रिजल्ट को असेस करने का भी एक तरीका होगा। तो जो काम वो स्टार्टअप एक दिन में करता शायद एक कॉर्पोरेट 5 साल में करेगा। तो कुछ प्रॉब्लम है कि अच्छा देखते हैं क्या सोल्व कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ भी ये इशू है क्योंकि बहुत बड़ी मशीनरी है, ऐसा नहीं कि सरकारी आदमी काम नहीं करते, पर बहुत बड़ा सिस्टम है, वो कैसे असेस करे। केरला से अलग तरह का फीडबैक आएगा, कर्नाटक से कुछ अलग तरह का आएगा, और हर स्टेट में काफ़ी जोन्स हैं, कहीं पे ड्राउट ज़्यादा है, कहीं पे फ्लड ज़्यादा है, कहीं पे कुछ और इशू है। तो वो जो गैप है प्लानिंग और जो सर भी बता रहे रतन लाल सर की इम्प्लीमेंटेशन जो फीडबैक आया उसके बेस पे जो चेंज करना, उसमें काफ़ी बड़ा गैप है। जैसे हम पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नाम चेंज कर दिया कि 5-5 साल की प्लानिंग है। अगर आप कुछ फीडबैक मिला है, पॉलिसी काम नहीं कर रही है, तो 5 साल क्यों वेट करना, उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेक्टिफाई करके पूरी पॉलिसी ना चेंज कर पाए तो एटलीस्ट दोज क्रिटिकल पॉइंट्स कैन बी एड्रेस, उसके लिए कुछ करे। तो मुझे लगता है टर्न अराउंड टाइम कम करने की जरूरत है, जितनी चीज़ों में कर सके तभी हम फास्टर काम कर पाएंगे, तभी हम एंड यूजर तक अपनी पॉलिसी का बेनिफिट पहुंचा पाएंगे। जी ठीक है, तो इस बारे में भी चर्चा कर ली है। रतन सर, हाँ जी, आपको मैं ये अपना क्लोजिंग कमेंट। जी सर, मैं कहना चाह रहा, जैसे गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करने के लिए किसान विज्ञान केंद्र पूरे देश में खूब बने हुए हैं, और उन किसान विज्ञान केंद्रों को विलेज लेवल पर एक गांव में, प्रत्येक गांव में
वहां पर लैंड प्रिपरेशन से लगाकर मार्केटिंग तक की पूरा उसको डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट की तरह से काम ले, तो किसानों को बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करने में फायदा मिलेगा और उसको समझ पाएंगे। अरे जी, इसलिए किसान विज्ञान केंद्र को बहुत ज्यादा सक्रिय करना पड़ेगा और उनको थ्योरेटिकल नहीं, उनको यूनिवर्सिटी प्लॉट्स में नहीं, उनको किसानों के प्लॉट्स पर डेमोन्स्ट्रेशन देने पड़ेंगे, तभी जाकर ये सारी चीजें संभव होगी कि हमारा जो अनुदान है, हमारा जो ये जो बजट है या कुछ भी कह दीजिए, सारा जो सार्थक तभी होगा जब ये इस लेवल से काम होगा, डेमोन्स्ट्रेशन के लेवल से, तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है, मैं समझता हूँ। जी, ठीक है। तो रतन सर का हमने क्लोजिंग कमेंट ले लिया है। सरोज सर, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग एज अ क्लोजिंग कमेंट? म्यूट। सर आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट इट। या थैंक यू। एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिसेस है, गुड प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको भी शायद कैप्चर करने का जरूरत है। तो उसमें ICAR इंस्टीट्यूट, KVKS प्लस द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सो दे कैन प्ले मच लार्जर रोल एक्चुअली। सो उसमें भी हमको लगता है कि मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म में हम लोग कैसे करके इसको कर पाए, सो दैट प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर्स भी आ पाए, डोनर एजेंसी भी आ पाए, प्लस गवर्नमेंट भी आ पाए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी उसको काफी मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या दिस SHGs एंड क्लस्टर लेवल फेडरेशंस, सो आई थिंक दे कैन प्ले मच लार्जर रोल एक्चुअली। तो ये अगर हमने ये प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर पाए और इसका अराउंड में शायद डिस्कशन जनरेट कर पाए, तो बहुत सारा देखिए नॉलेजेस है एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है, तो उसको लार्ज स्केल में डिसेमिनेट हो सकता है और लार्ज स्केल एडॉप्शन भी हो सकता है, एंड आई हैव वेरी स्ट्रांग कन्विक्शन अराउंड दिस एक्चुअली। जी, ठीक है। थैंक यू। तो सरोज सर का हमने कमेंट क्लोजिंग कमेंट ले लिया है। मूविंग फॉरवर्ड, वामसी सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग एज अ क्लोजिंग कमेंट? I mean, I would just say two things. One is एक टाइम है PPP मॉडल में काम करने के लिए, जहां पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल पॉलिसीज है जो किसानों के फेवरेबल है, बट आई थिंक एग्जीक्यूशन, जैसे सर भी बोल रहे थे कि ये सब एग्जीक्यूशन के में कुछ फेल होता है या कुछ डिले हो जाता है, तो आई थिंक इट्स ए राइट टाइम टू गेट इनटू ए PPP मॉडल वेयर द गवर्नमेंट along with farmers, along with startups or corporates or FPOs, or also we should bring the mandi players also together to work on a PPP model. And again I would still say that एक farmer unique आधार कार्ड होना चाहिए जो बहुत सारे चेंजेस ला सकता है इंडिया का फार्म किसानों में। जी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, डॉक्टर कुमार, ओवर टू यू। व्हाट्स योर क्लोजिंग कमेंट? नहीं, मुझे यही लगता है, जैसे हमने कई बार बात की, हमें अपनी पॉलिसीज में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर पे फोकस करना चाहिए, जिसमें हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए कि टेक्नोलॉजी उनके लिए यूजफुल हो, उनके लिए बाकी कि कैसे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, कैसे फास्टर फीडबैक मिले, उसे इम्प्रूव करे, पर अल्टीमेटली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एक फोकस होना चाहिए। मे बी इन द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग कि लार्ज पिक्चर में वो नंबर इतने सिग्निफिकेंट ना दिखते हो, पर उसका जो इम्पैक्ट है नंबर ऑफ पीपल वो बहुत ज्यादा है। जी, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा आप सभी से चर्चा करके, इस विषय में बात करके, और एक बहुत ही ऐसा विषय है जो बहुत ही एक्सटेंसिव भी है और बहुत ही कम लोग वैसे इसके बारे में बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट कल के लिए। आई होप कि भारत के हित में रिजल्ट आए और साथ ही साथ एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छा हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। किसान का विन होना है एंड ऑफ द डे। जी जी, सबके हित में आना चाहिए, भारत के हित में नतीजे आने चाहिए। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये था एक खास पैनल जहां पे हमने बात करी सरकार 2024, जहां पे हमने जाना कि एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग हैं वो इस टाइम पे क्या चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या पॉलिसीज का रिफॉर्म होना बाकी है। सिंस इंडिपेंडेंस 75 सालों की बात करी जाए तो क्या क्या बदलाव आए हैं पिछले 10 सालों में एज कंपैरिजन टू 75 इयर्स, और क्या क्या बदलाव आना बाकी है, क्या क्या मेजर चैलेंजेस इस सेक्टर को काफी ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। अब